जीएस क्लासेज बाय डीके यादव में आप सबका स्वागत है। मैं डीके यादव आप सबका स्वागत करता हूं। तो कल हम पढ़े थे विश्व के शहरों के क्षेत्रों के भौगोलिक उपनाम, जिसमें हम भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद पढ़े थे, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर पढ़े थे और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। तो हम लोग यहाँ तक कल पढ़ चुके थे और आज का हमारा टॉपिक होगा जलमंडल। आज का हमारा टॉपिक जलमंडल होगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। आज का हमारा टॉपिक होगा जलमंडल। तो पृथ्वी की सतह का कुल क्षेत्रफल का 30% भाग 30% भाग स्थल है और 70% जल। जो 70% भाग है वो जल है और 30% भाग स्थल क्षेत्र है। 30% में आता है 1 4 8 3 0 0 0 0 0। इतना जो क्षेत्रफल है ये जो है किलोमीटर में है। इतना क्षेत्र जो है वह स्थल भाग है। यह टोटल पृथ्वी का 30% है। 30% थल है और 70% जल है। तो जो जल का क्षेत्र है वह मुख्य 4 भागों में बांटा गया है। यहां से क्वेश्चन एक और बनता है कि पृथ्वी का कितना भाग जल है या कितना भाग थल है। तो जल की जो मात्रा है वह 2/3 यानी 2/3 भाग जो है वह जल है और 1 भाग थल है। यानी कि इसमें 3 में से 2 जो है यह जल है और 3 में से बाकी 1 बचा। एक जो बचा है वह थल है यानी कि स्थल है। जो पृथ्वी का जल है उसको 4 महासागरों में, प्रमुख 4 महासागरों में बांटा गया है, जिसमें पहला है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है और इसका जो क्षेत्रफल है, जो विस्तृत है, वह है 165.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर। मिलियन वर्ग किलोमीटर में प्रशांत महासागर फैला हुआ है। और उसके बाद आता है इससे छोटा अटलांटिक महासागर। जो इससे थोड़ा सा छोटा है वह है अटलांटिक महासागर, जो करीब करीब है 106.4 मिलियन 106.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके बाद 3 नंबर पे आता है हिंद महासागर। हिंद महासागर आता है 3 नंबर पे, जो इसका क्षेत्रफल है 73.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर। 73.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर। और इसके बाद आता है अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर, जो अंटार्कटिक महासागर का क्षेत्रफल है वह है 26 से लेकर 18.8 मिलियन किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इन चारों को देखते हुए इनमें सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, जिसका जलमंडल सबसे बड़ा है, वह है प्रशांत महासागर। आप यहां सब क्लियर होंगे। इसी से हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, उसी क्वेश्चन के साथ भी हम डिस्कस कर लेंगे कि इससे रिलेटेड क्या क्या हो सकता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ।
और हमारा क्वेश्चन है, यहां तक हम लोग कल डिस्कस किए थे कि निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2017 प्री में पूछा गया था। तो जो एवर्डिन है उसे हम यूरोप का तेल राजधानी कहते हैं। इसके बाद हम जलमंडल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे आगे हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो जलमंडल के टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है? 1/4 है, आधा है, 2/3 है या 3/5 भाग है? तो हम लोग अभी अभी डिस्कस में किए थे कि जो पृथ्वी का टोटल 100% है, मान लीजिए टोटल हम 100% मानेंगे तो इसमें से 30% जो मानेंगे वो है थल और 70% जल। तो हमसे पूछा गया, यहाँ पर लगभग लगा दिया है, एग्जैक्ट नहीं पूछा है, लगभग पूछा है। तो लगभग क्या होगा? 30 दूनी 60 और इस टोटल हम 3 मानेंगे तो स्थल वाले भाग को 1 मानेंगे और जल वाले भाग को 2 मानेंगे। 2/3 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लगभग में पूछा गया है इसीलिए, तो इसको अगर कटाएंगे तो 3/7 हो जाएगा, यानी टोटल हो जाएगा जो हमसे पूछा गया जल का भाग, तो यहाँ पर 70 जल है 100 में, तो इसको कटाएंगे तो 7/10 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया लगभग में, तो 2/3 हम कह सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्र जल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? और हमारा टॉपिक है उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा। तो हमसे पूछा गया है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान। तो पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की तल्ली है, जो चूंकि 4 किलोमीटर की गहराई पर है, जो पृथ्वी के केंद्र से 6553 किलोमीटर की दूरी पर है। 6553 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसकी गहराई 4 किलोमीटर है। तो उत्तरी ध्रुव पर कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर है जिसकी गहराई ध्रुव के पास 4 किलोमीटर है और पृथ्वी के केंद्र से 6553 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सबसे निकट हमारी उत्तरी ध्रुव है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है यह 38वीं पीएससी में पूछा गया है। 38वीं पीएससी में पूछा गया है 1992 में। जो इससे हम पिछले क्वेश्चन को डिस्कस किए थे कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, वह 41वीं पीएससी में पूछा गया था। ये क्वेश्चन है, यह 41वीं बीपीएससी में पूछा गया था 1996 ईस्वी में। तो चलते हैं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है डेटम रेखा। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर डेटम होगा, डेटाम नहीं होगा, डेटम रेखा। डेटम रेखा क्या है? और हमारा ऑप्शन है समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। ऑप्शन नंबर बी है प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों के माध्य। ऑप्शन नंबर सी है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और ऑप्शन नंबर डी है काल्पनिक रेखा जो शून्य देशांतर पर है। और यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया था। यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया था। तो कब कब पूछा गया था? 1991 में पूछा गया था और 1994 में पूछा गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए डिस्कस किया जाता है, हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में यह क्वेश्चन आ जाए। यहाँ पर देखिए 1991 में पूछा गया था और 3 साल बाद इसे फिर से पूछ लिया गया था यूपीपीसीएस प्री में। तो हमारा क्वेश्चन है कि डेटम रेखा क्या है? डेटम रेखा वह क्षैतिज रेखा है जिसके सहारे ऊंचाइयों और गहराइयों की माप की जाती है। ऊंचाई और गहराई की माप
ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, ऊंचाई और गहराई की माप। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेटम रेखा से ऊंचाई और गहराई की माप की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे जल मंडल का सबसे बड़ा भाग है। हमारा ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर। तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे कि सबसे बड़ा जलमंडल कौन सा है। सबसे बड़ा जलमंडल 165.2 है, मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो वह है प्रशांत महासागर। और जो अटलांटिक महासागर है वह है 106.4 मिलियन, और हिंद महासागर 73.6 है। आर्कटिक महासागर है जो इन सबसे कम है। तो इसमें से जो आर्कटिक महासागर है यह 26 से 18.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें सबसे जो बड़ा है, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर होगा, ऑप्शन नंबर सी। इससे अगर पूछ लिया जाए कि कितने क्षेत्रों में फैला है प्रशांत महासागर, 165.2 मिलियन, मिलियन याद रखिएगा, मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यह क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड पीसीएस 2010 में, यूके पीसीएस 2010 में पूछा गया था, उत्तराखंड पीसीएस में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, 6400 किलोमीटर लंबाई एवं 2000 किलोमीटर से लेकर 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर के द्रोणियों के मध्य से गुजरता है। हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलियाई तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागर द्रोणी में प्रवेश करता है। वह क्षेत्र कौन सा है, वह कटक कौन सा है? और हमारा ऑप्शन है सुकोत लक्षद्वीप, चौगस कटक, प्रशांत महासागर, आर्कटिका कटक, डॉल्फिन कटक, डॉल्फिन क्षेत्र, चैलेंजर कटक, मध्य क्षेत्र, महासागरीय कटक। तो आपको बताना है इनमें से कौन है जो 6400 किलोमीटर लंबाई एवं 2000 से 2400 किलोमीटर की चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव अटलांटिक महासागर के द्रोणियों के मध्य से गुजरता है, और हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। तो वो कटक कौन सा है? इसमें से हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था। बीपीएससी कौन से बीपीएससी में पूछा गया था? ये 47 बीपीएससी में पूछा गया था। 10 बीपीएससी 2005 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मध्य और महासागरीय कटक। जो मध्य है महासागरीय कटक, ये 6400 किलोमीटर लंबाई है और 2000 किलोमीटर से लेकर 2400 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। और यह जो कटक है यह उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागर के द्रोणियों के मध्य से गुजरता है, और यह हिंद महासागर होते हुए ऑस्ट्रेलियाई तथा आर्कटिक के बीच दक्षिणी प्रशांत महासागर द्रोणी में प्रवेश करता है। तो वो कटक है मध्य, महासागरीय कटक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 90 ईस्ट रीज कहां पर स्थित है? और हमारा ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंध महासागर, अटलांटिक महासागर। तो 90 ईस्ट रीज यानी कि 90 डिग्री ईस्ट रीज कहां पर स्थित है? तो यह हिंद महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यह क्वेश्चन जो 53वीं बीपीएससी में पूछा गया था, उसके 2 साल बाद 55वीं बीपीएससी में भी यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो याद रखिएगा, यह 53वीं और 55वीं दोनों में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। आपके आने वाले एग्जाम में हो सकता है यह क्वेश्चन रिपीट हो जाए। आप लोग ध्यान देते चलिएगा और अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी मेंस का हो,
या बीपीएससी का हो या बिहार दरोगा का हो, आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो या नेशनल लेवल का कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, आईएएस का एग्जाम क्यों ना एग्जाम हो, उसमें यह क्वेश्चन हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। तो आप हर क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलिएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्योंकि जो सारे क्वेश्चन हैं यूपीएससी बीपीएससी आईएएस के सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण भूमि के गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर आता है? और हमारा ऑप्शन है 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर, 1.25 एटमॉस्फेयर पर, 5 एटमॉस्फेयर पर, 15 एटमॉस्फेयर पर। तो आपको बताना है कि जो भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है। तो भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल 0 अथवा 1/3 एटमॉस्फेयर से कम के तनाव पर स्थित होता है। तो 0 या 1/3 से कम पर होता है। ऑप्शन नंबर हमारा में 0 तो ऑप्शन है नहीं, लेकिन दूसरा ऑप्शन 1/3 से कम पर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जो ये क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पूछा गया था यूडीए पूछा गया था और एलडीए में पूछा गया था। एलडीए मेंस में पूछा गया था 2010 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि भूमि में गुरुत्वाकर्षण जो होता है जल वह 0 अथवा 1/3 एटमॉस्फेयर से कम के तनाव पर स्थिर होता है। केशिका जो जल होती है वो 1/3 से 30 एटमॉस्फेयर दबाव के बीच पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन एक और पूछ सकता है कि केशिका जल का तनाव कितना होता है। केशिका जल का गुरुत्वाकर्षण तनाव कितना हो सकता है? तो हमारा आंसर होगा, अगर ऑप्शन में आपके आ जाए 1/3, 1/3 से ज्यादा, तो हमारा आंसर 1/3 से कम यहाँ पर लिखा है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है कि भूमि का गुरुत्वाकर्षण जल के तनाव। और केशिका जल का तनाव पूछ लिया जाए तो 1/3 से 30 एटमॉस्फेयर के बीच में होता है। अगर दोनों ऑप्शन, अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में 1/3 आ जाए या 30 आ जाए, 30 एटमॉस्फेयर तक या 1/3 से ज्यादा, तो हमारा आंसर हो सकता है। चाहे वह इससे 1/3 से लेकर 30 के मध्य में कोई भी ऑप्शन दिखाई दे एक, तो हमारा राइट आंसर होगा। तो वैसे तो आंसर देगा नहीं, 10-20 तो देगा नहीं, 1/3 देगा या 30 से कम देगा, 1/3 से ज्यादा देगा, और ऐसे डाल देगा 1.25, 1.55 ऐसे ऑप्शन डाल देगा। और मान लीजिए यहाँ पर ये सारे ऑप्शन रहेंगे, इसमें से अगर पूछ लिया जाए कि केशिका जल का तनाव कितना होता है, तो इसमें से हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा 15 है और 30 से कम है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/3 से कम है, ये तो ये नहीं होगा। और बी जो है ये हो सकता है 5 भी हो सकता है और 15 भी हो सकता है। तो सबसे ज्यादा जो होगा वही हमारा राइट आंसर होगा, लेकिन 30 से कम होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0 से लेकर 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर होता है भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल का तनाव। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने 2 कथन दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो हमारा पहला कथन है, पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण जल, अलवण का मतलब होता है मीठा जल, कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग 1% से भी कम है। और हमारा दूसरा कथन है, पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल अलवण जल यानी कि मीठा पानी का 95% ध्रुवीय बर्फ क्षेत्र को हिमनद से आबद्ध है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? और हमारा ऑप्शन है केवल 1, केवल 2 या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो कुल जल का 97% जल जो है खारा जल के रूप में सागरों में है। तो 97% से ज्यादा जो है वो खारा जल है। तो 1% जो कथन नंबर 1 लिखा हुआ है वो हमारा बिल्कुल सही है।
क्योंकि अलवण मृदु जल के लगभग 3% में से 2.4%, जो 97% है वो तो खारा जल है, यानी कि लवणीय जल है। और बचा हमारा 3%, जो 3% है वो मीठा यानी कि पीने लायक पानी है, जिसमें से 2.4% जो है हिमनद और ध्रुवीय बर्फ यानी कि महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदियों के रूप में है, जो उपयोग योग्य नहीं है। जो 2.4 है यह उपयोग करने लायक नहीं है। और बचा 0.6, जो 0.6 बचा है वो हमारा पीने योग्य यानी कि मीठा जल है। तो हमसे पहला कथन लिखा है 1% से कम, 1% से 0.6 है यानी कि 1% से कम है, तो हमारा कथन एक सही हो जाएगा। और दूसरे कथन में लिखा है 95%, नहीं यहाँ पर 97% होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है। इसमें से हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप सब क्लियर हो गया होगा। और ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था IAS प्री 2010 में। IAS प्री 2010 में पूछा गया था यह क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा केवल एक कथन सही है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है। आपको बताना है कि हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है नदियों में, झीलों एवं झरनों में, महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदियों में, भूमिगत जल में। तो मृदु जल हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे कि मृदु जल का जो है वो 2.4% जो है वह महाद्वीपीय और पर्वतीय हिमनदियों के रूप में है, जो कि पीने के लायक नहीं है, उपयोग करने लायक नहीं है। और 0.6% जो है यह पीने योग्य पानी है। तो हमसे पूछा गया मृदु जल, तो ये मृदु जल है 2.4%। तो कहाँ पर है ये? पर्वतीय और महाद्वीपीय हिमनदियों में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री, जो यूपीपीसीएस प्री का री एग्जाम हुआ था 2015 में। री एग्जाम यानी कि एग्जाम होने के बाद, यूपीपीसीएस का एग्जाम होने के बाद फिर इससे री एग्जाम कराया गया था। उसी में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा कितनी है, सर्वाधिक मात्रा है कहाँ पर? तो महाद्वीपीय पर्वतीय हिमनदियों में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग हमारा ऑप्शन है वायुमंडल में आर्द्रता एवं बादलों के रूप में पाया जाता है। और ऑप्शन नंबर बी है अलवण जल झीलों और नदियों में पाया जाता है। अलवण का मतलब होता है मीठा जल। और ऑप्शन नंबर सी है भूमिगत जल के रूप में। और ऑप्शन नंबर डी है मृदा आर्द्रता के रूप में। और ये क्वेश्चन है 2013 IAS प्री में पूछा गया था। IAS प्री के एग्जाम में 2013 में पूछा गया था। तो हमको बताना है इनमें से कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। तो जो हमसे पूछा गया है सबसे अधिक भाग, तो सबसे अधिक भाग भूमिगत जल के रूप में है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमसे पूछा गया अलवण, पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण बर्फ और छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग जो यहाँ पर पूछा गया अलवण जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। और उसके अतिरिक्त जो अलवण जल है, मीठा जल है जो उपयोग करने लायक है, वह सबसे अधिक कहाँ रहता है? तो भूमिगत जल, जिसे हम लोग उपयोग करते हैं, और यह भूमिगत जल है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? महासागरीय गर्त, महासागरीय ढाल, महासागरीय मगन तट, गहरे सागरीय मैदान। और यह क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस 2012 में पूछा गया था। यूके पीसीएस यानी कि उत्तराखंड पीसीएस 2012 में पूछा गया है प्री के एग्जाम में। तो आपको बताना है महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है। तो महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग गहरे सागरीय मैदान
यानी कि डीप सी प्लेन्स है। इन वितलीय मैदानों की गहराई लगभग 3000 से 6000 मीटर तक पाई जाती है। 3000 से 6000 मीटर गहराई तक पाई जाती है। तो मेरा आंसर होगा गहरे सागरीय मैदान। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल सागर उदाहरण है। और यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया है। यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि लाल सागर एक उदाहरण है किसका? ज्वालामुखी घाटी का, अपरदीप घाटी का, अक्षय द्रोणी का, यू आकार घाटी का। लाल सागर एक अक्षय द्रोणी का उदाहरण है जो अफ्रीका एवं अरब के बीच स्थित है। इस क्षेत्र में चुंबकीय विसंगति का निर्धारण किया गया है। लाल सागर के आसपास वर्ष भर उच्च तापमान रहने के कारण रेगिस्तानी जलवायु वाले देश स्थित हैं। इनके किनारे जिद्दा, हिजाज, मिस्र, पोर्ट सूडान, सुएज तथा अकाबा आदि नगर स्थित है। तो हमारा आंसर होगा अक्षय द्रोणी की ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आज के लिए हमारा इतना ही क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है। आज के हमारा इतना ही रहेगा और कल हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख सागर। कल का हमारा टॉपिक होगा विश्व का प्रमुख सागर, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और कल का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सागर के बारे में हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो।